की पहली नवाचार पुस्तिका थे और बहुत ही रोचक जो नवाचार है, इस नवाचार का नाम है छात्र प्रोफाइल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे छात्र प्रोफाइल पर। ये छात्र प्रोफाइल नाम सुनने से आप सभी के दिमाग में तरह तरह की चीजें चल रही हो सकता है स्टूडेंट के किसी प्रकार के कोई डेटा, स्टूडेंट का किसी प्रकार का कोई डेटा कैटेगराइजेशन या फिर सेग्रीगेशन के बारे में बात होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो नवाचार है वाकई में छात्र प्रोफाइलिंग अपने आप में एक ऐसा बेहतर और व्यापक नवाचार है जिसके जरिए पूरे विद्यालय में होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी लाया जा सकता है। कैसे? इस एक नवाचार ने पूरे विद्यालय, पूरे एजुकेशन सिस्टम को काफी प्रभावी बनाया और इसके लर्निंग आउटकम्स की क्या बात करें, हम इतना प्रभावी इम्पैक्ट इसका देखने को मिला। आप सभी इसे महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए हम इस सेशन पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी शिक्षकगण का, आप सभी अतिथिगण, आप सभी जो व्यूअर्स हैं जो अभी जूम ऐप में बने हुए हैं, या हो सकता है आप ये जो JEDI की जो सीरीज है इसे आप फेसबुक लाइव पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, आप सभी का मैं गौतम हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ZIIEI के द्वारा ये जो इनोवेटिव आइडियाज है इस सीरीज पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ये जो कार्यक्रम है ZIIEI का, ये HDFC के द्वारा प्रायोजित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें जानना चाहूंगा कि हम सभी जो शिक्षक गण हैं, हम सभी पढ़ाते हैं, अपने अपने विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को। कई तरह की करिकुलर और को करिकुलर गतिविधियां हम आयोजित करते हैं अपने विद्यालय में। अच्छा, इससे एक महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है हमारे विद्यालय का, हमारे जो शैक्षिक गतिविधि का, वो एक ये भी है कि हम सभी परीक्षा भी लेते हैं विद्यार्थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि हम सभी परीक्षा आखिर लेते क्यों हैं? बच्चों की जो हम पढ़ाने के बाद एक निश्चित समय में टर्म एंड एग्जामिनेशन लेते हैं या जो भी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने का हमारा औचित्य क्या है? हम क्यों लेना चाहते हैं बच्चों के परीक्षा? जी हाँ, आप ये भली बात नहीं जानते हैं, आपके मन में भी यही जवाब आ रहा होगा, क्योंकि हम जो बच्चों को सिखाते हैं तो वो कितना बेहतर सीख पाते हैं, उनका लर्निंग आउटकम क्या निकल करके आ रहा है, इसका प्रॉपर एवेल्युएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, यानी विद्यार्थी के पूरे वर्ष के दौरान वो कितना इम्प्रूव करता है, कितने लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करता है, वो कितना डेवलप करता है, इसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं परीक्षा लेते हैं। और हम सभी क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं बच्चों के, जो प्रतिशत होता है उनके रिजल्ट का, जो परसेंटेज होता है, उसके आधार पर बच्चों को हम ये घोषित करते हैं ये प्रथम स्थान पर आया है, ये फर्स्ट डिवीजन लाया है, ये सेकंड डिवीजन लाया है, ये एक्सीलेंट है, ये एवरेज है, वो बिलो एवरेज है। इस तरह का हम कैटेगरी प्रदान कर देते हैं, इस तरह का लेबलिंग हम कर देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारी शिक्षा, ये जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या जो हम शिक्षा जो दे रहे हैं विद्यार्थियों को, क्या इसका केवल और केवल उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास पर ही आधारित है? केवल बौद्धिक विकास ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है, या हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं बच्चों? विद्यालय में आना बच्चों का, उनका पढ़ना, उनका शिक्षा प्राप्त करना, क्या केवल और केवल हम उनके बौद्धिक विकास को फोकस करते हैं? क्या यही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम सभी शिक्षकगण और हम सभी समाज के लोगों का ये हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करें। इसीलिए तो विद्यालय में तरह तरह के करिकुलर के साथ को करिकुलर गतिविधियां भी घटित होती है, जैसे प्रार्थना सभा भी होती है, परीक्षा भी होती है, खेल कूद भी होती है, कभी कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। लेकिन मेरा एक ये जो कहना है आज इस नवाचार को बताने से पहले, कि हम सभी ये सारी गतिविधियां तो विद्यालय में करते हैं, लेकिन अमूमन हम यही देख पाते हैं कि बच्चों का जो मेजर फोकस, हम सभी बतौर शिक्षक, बतौर अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे रिटन एग्जाम में, सब्जेक्टिव परीक्षा में ज्यादा नंबर लाए। और ध्यान दें, जो बच्चा सब्जेक्टिव परीक्षा में 70 अबोव 70 80% रिजल्ट लाता है, हम कहते हैं ये होनहार विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी।
जो बेचारा बिलो 40 या एवरेज मार्क्स लाता है, हम कहते हैं बिलो 40 लाता है, कहते हैं डल है या एवरेज विद्यार्थी है, क्यों? तो चलिए आज हम बात करते हैं, तो हम क्या करें, क्या परीक्षा विद्यार्थियों का मूल्यांकन इस तरह ना करके फिर कैसे करें? इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो नवाचार लाया गया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले पे श्री परम सिंह के द्वारा ये नवाचार दिया गया है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये महसूस किया बतौर शिक्षक कि कहीं ना कहीं आज भी हम सभी शिक्षकगण लॉर्ड मैकेले की शिक्षा नीति को ढो रहे हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा नीति को और बेहतर बनाएं, बदले परिवेश बदले समाज के साथ हम इसे और उन्नत बनाएं और विद्यार्थियों के मूल्यांकन प्रक्रिया जो है इसे और प्रभावी बनाएं, सुगम बनाएं, बेहतर बनाएं, ताकि विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो मीट कर सके। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं इस इनोवेटिव आइडियाज में जो है जिसका नाम है छात्र प्रोफाइलिंग। कैसे इन्होंने छात्र प्रोफाइलिंग के जरिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को कैसे इन्हें सुनिश्चित किया अपने विद्यालय। एक छोटी सी बात और मैं एक छोटा सा प्रश्न भी रखना चाहूंगा। एक शिक्षक है या एक अभिभावक है, उसका एक बेटा है, वो परीक्षा उसने दिया और उसने ये पाया कि उसका जो बेटा है, जो बच्चा है, वो मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स लाता है और इंग्लिश में 40 या 45 लाता है। तो आप मुझे बतौर अभिभावक इस सवाल का जवाब देंगे, बतौर शिक्षक नहीं। आप मुझे बताएं, वो अभिभावक या आप अगर उस अभिभावक के जगह में होंगे तो उस बच्चे के लिए कौन सी विषय की ट्यूशन मुहैया कराएंगे या किस विषय पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहेंगे? जी हाँ, मैं फिर से बताऊं, वो बच्चा मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स लाता है और दूसरी ओर इंग्लिश में 40 या 45 मार्क्स लाता है, तो कौन से विषय पर आप चाहेंगे बतौर अभिभावक कि उस बच्चे को ट्यूशन दी जाए या इम्प्रूव करें? जी हाँ, मैक्सिमम लोग बतौर अभिभावक यही चाहते हैं कि उससे इंग्लिश, उसका अभिभावक भी यही कहता है, बेटा तुम्हारी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो उसमें टेंशन ही नहीं लेना है, तुम्हें इंग्लिश में फोकस करना है मेरे बेटे, इंग्लिश में ध्यान दो। उसे हम इंग्लिश की ट्यूशन करा देते हैं, वो बच्चा इंग्लिश में मेहनत करता है और धीरे धीरे ये हम पाते हैं कि बहुत अथक प्रयास करने के बाद वो बच्चा इंग्लिश जो कि 40-45 लाता था, आज वो इम्प्रूव करके 65 तक 65, 60 या मैक्स टू मैक्स 60 to 65 तक पहुंच गया। और इस क्रम में हम क्या देखते हैं, वो जो मैथमेटिक्स में जो 90 लाया करता था वो भी अब नीचे आकर के 70 या बिलो 70 हो गया। तो हमने क्या किया बतौर अभिभावक, अपने एक बच्चे को जो कि मैथमेटिक्स में वो जीनियस था, उसे हमने क्या कर दिया, एक एवरेज विद्यार्थी बना दिया, एक एवरेज विद्यार्थी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो इंग्लिश में पास तो हो रहा था ना, वो बच्चा पास मार्क्स तो ला ही रहा था। अगर वो मैथमेटिक्स में इतना बेहतर कर रहा था तो हम उसे मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ाते। हो सकता है मैथ्स में वो आगे बढ़ते बढ़ते इतना बेहतर कर जाता, वो जीनियस होता, आने वाले समय पे हो सकता है मैथमेटिक्स में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लेता। लेकिन हम सभी बतौर अभिभावक भी ये जो ढर्रे को ढो रहे हैं शिक्षा पद्धति का, कि जिसमें हम चाहते हो तभी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाए, इस चक्कर में एवरेज विद्यार्थी हो जाते। तो ये जो विडंबना आज हम सभी अभिभावकों के सामने या शिक्षक के सामने भी है, तो हम शिक्षक भी कहीं ना कहीं एक अभिभावक होते हैं अपने बच्चों के। तो चलिए आज इन सभी तरह के प्रश्नों का, इस सभी तरह की जो उलझने आती हैं शिक्षा को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, इसको लेकर के एक बड़ा ही रोचक और एक प्रभावी नवाचार हमारे सामने आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं परम सिंह सर का, जिन्होंने ये नवाचार दिया। ये उत्तर प्रदेश की पहली नवाचार पुस्तिका है, इसमें आज हम जानेंगे छात्र प्रोफाइलिंग के बारे में। तो चलिए, ये छात्र प्रोफाइलिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम बच्चों का जो परीक्षा लेते हैं, इसके जो प्राप्तांक देते हैं, इसका जो परीक्षा फल घोषित करते हैं, एक्चुअली हम ऐसा करना है कि हम परीक्षा को 2 चरण में लेंगे। उन्होंने अपनी परीक्षा को लेने का मतलब प्राप्तांक जो रिजल्ट होता है, अक्सर हम पाते हैं कि अब तक क्या होता था, सब्जेक्टिव परीक्षाएं होती थी, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स आते थे, टोटल जो सब टोटल होता था बता देते थे कि इतना परसेंटेज मार्क्स। लेकिन अब हमारे परम सिंह नवचारक का ये कहना था कि उन्होंने कहा नहीं, अब हम रिजल्ट को 2 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे, एक होगा एकेडमिक मार्क्स और दूसरा होगा को करिकुलर। ध्यान दें, एक करिकुलर
यानी सब्जेक्टिव परीक्षा के मार्क्स के आधार पर रिजल्ट होगा 50%, और दूसरा नेक्स्ट 50% मार्क्स जो है उसके को करिकुलर एक्टिविटीज के आधार पर, यानी पूरा प्राप्तांक जो पहले पूरा रिजल्ट केवल सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम करिकुलर और को करिकुलर दोनों के आधार पर। अभी तक थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे नवचारक ने क्या किया। उन्होंने छात्र प्रोफाइल के इस नवाचार में एक बड़ा ही बेहतर उन्होंने एक परफॉर्मा तैयार किया, एक इन्होंने क्या प्रारूप तैयार किया, प्राप्त मतलब इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का प्रारूप, और इस प्रारूप का नाम उन्होंने रखा कसौटी। जी हाँ, कसौटी नाम रखा हुआ। कसौटी का तात्पर्य है, इस कसौटी में दो पार्ट थे, पहला एकेडमिक जिसे करिकुलर कहते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव परीक्षाओं का मार्क्स होगा, और दूसरा इन्होंने बताया को करिकुलर पर आधारित, अर्थात यहाँ पे अन्य गतिविधियां जो सहशैक्षिक गतिविधियां जो हम लोग करते हैं, पोस्ट स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटीज हमारे विद्यालय में होती है वो। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं इन्होंने कैसे किया। सबसे पहले समझते हैं ये जो कसौटी में दो सेक्शन बनाए, सेक्शन ए एकेडमिक यानी करिकुलर में उन्होंने फुल मार्क्स दिए 50, जी हाँ 50 नंबर इन्होंने दिया फुल मार्क्स एकेडमिक, और नेक्स्ट जो 50 मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स होंगे को करिकुलर। अब चलिए ये 50 मार्क्स इन्होंने कैसे दिया इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे नवचारक का ये कहना था कि हम आज तक जैसे भी परीक्षाएं लेते आए हैं, जिस प्रकार भी परीक्षा लेते वैसे ही ले, कोई चेंजिंग नहीं लाना। परीक्षा लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं लाना। अर्थात जो सब्जेक्टिव परीक्षाएं ली गई हैं अब तक या जो ली जा रही हैं वैसे ही इन्होंने ली। केवल उन्होंने ये किया कि जो बच्चों के सब्जेक्टिव परीक्षाओं का जो मार्क्स था विषय पर आधारित, उसके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, प्राप्तांक का जो प्रतिशत था, उसे 2 से विभाजित कर दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी एक विद्यार्थी था राहुल, उसके सब्जेक्टिव परीक्षा जैसे हिंदी के परीक्षा थी, इंग्लिश के परीक्षा थी, सामाजिक विज्ञान की थी, गणित की थी, इन सभी विषयों में उन्होंने कितने मार्क्स लाए, जितने भी मार्क्स लाए फुल मार्क्स, उसका टोटल परसेंटेज था उनके पास 60% मार्क्स उन्होंने लाया। ठीक है, तो अभी 60% को 2 से भाग दिया गया, 2 से विभाजित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पहले केवल एक ही प्रारूप था इवैल्यूएशन का, अब 2 प्रारूप हो चुके हैं, 2 पैटर्न हो चुके हैं, एकेडमिक और दूसरा को करिकुलर। क्योंकि 2 ट्रैक हैं इसीलिए प्राप्तांक के प्रतिशत को 2 से भाग देना जरूरी। तो जिस बच्चे का 60% रिजल्ट था उसे 60/2 किया गया, कितना हुआ 30। अब उस बच्चे को राहुल को एकेडमिक के सेक्शन में 30 मार्क्स दिए गए। जी हाँ, अगर किसी विद्यार्थी का टोटल मार्क्स 80 था, 80% रिजल्ट था किसी विद्यार्थी का, तो 80/2 किया गया है, उसका टोटल मार्क्स कितना हो गया उसका सब्जेक्टिव परीक्षा में 40। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ फुल मार्क्स जो है एकेडमिक में वो है 50, तो आउट ऑफ 50 जिसका 60% रिजल्ट था 30 मिला, जिसका 80% रिजल्ट था 40 मिला। यानी हम यहाँ देखें अभी भी परसेंटेज वही है, परसेंटेज में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ये जो प्राप्तांक के प्रतिशत को 2 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है इसे कहते हैं लाभधान। जी हाँ, इसे लाभधान कहते हैं। यानी एकेडमिक की जो गतिविधि में सेक्शन ए के एकेडमिक में जो टोटल मार्क्स बच्चे को मिलता है, प्राप्तांक के प्रतिशत को 2 से भाग देने के बाद जो शेष फल आता है उसे लाभधान कहते हैं। क्लियर? तो एक साइड ये एकेडमिक वाली पार्ट क्लियर। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरा पार्ट जो है को करिकुलर एक्टिविटीज। एकेडमिक में से मार्क्स हम क्लियर कर चुके हैं, आउट ऑफ 50 मार्क्स हम वही देते हैं जो किसी भी विद्यार्थी के प्राप्तांक के प्रतिशत को 2 से भाग देने के बाद शेष फल आता है, वही लाभधान उसे दिया जाता है। अब दूसरा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मतलब जो हम देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज। अब ये को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी गतिविधियां होती है विद्यालय में, कई तरह की चीजें। हम अक्सर आज के परिवेश में हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल पढ़ने में ही ध्यान दे रहे हैं, ऐसे होते हैं। कई सारे पढ़ के चश्मे लग गए उनके, वो खेलकूद में भाग नहीं लेना चाह रहा, झिझक रहा, संकोच ही होता है, खेलकूद में ध्यान नहीं देना चाहता, स्पोर्ट्स से वो भागा करता है। तो जब वो खेलकूद में भाग नहीं लेता है वो बच्चा, तो कहीं ना कहीं वो उसमें किस तरह का विकार उत्पन्न होता है। जी हाँ,
कई बार हम ये पाते हैं जो बच्चे खेलकूद में भाग नहीं लेते हैं वो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। हाँ, पढ़ने से उसका मानसिक विकास तो होता है, उसका बौद्धिक विकास तो होता है, वो ब्रिलियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन अगर खेल कूद में भाग नहीं ले तो हम कहते हैं, कई शिक्षकों का, कई अभिभावकों का कहना है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं हेजिटेंट हो जाता है और कहते हैं कि वो कमजोर हो जाता है शारीरिक रूप से, भले ही पढ़ने से मानसिक रूप से मजबूत होता है, रिजल्ट अच्छा लगता है, लोग ये कहते हैं। हम तक कई शिक्षकों ने ऐसा ही कहा हमारे फील्ड में सेशन के दौरान। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँ, जो बच्चे खेल कूद में भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल पढ़ाई लिखाई में, सब्जेक्टिव परीक्षा में ही ध्यान देते हैं, उनका मानसिक विकास भी बेहतर नहीं हो पाता है, वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। बच्चों को खेल कूद में प्रॉपरली हमें भाग दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे खेलकूद में भाग नहीं लेंगे वो भावनात्मक रूप से प्रबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि खेल कूद वो क्षेत्र है जहां बच्चे रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, तो इस प्रकार हार और जीत की भावना उनके अंदर डेवलप होती है, वो बच्चा जीवन में काफी संभल उनको मिलता है। अगर कभी भी किसी भी मुकाम में वो हारता है कहीं भी, उसे ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेल कूद में रहने का मतलब होता है कि वो हमेशा हार और जीत से सीखता हुआ है। जो बच्चा कभी किसी खेल कूद में भाग ही नहीं लेता हो, केवल पढ़ता हो, केवल पढ़ता हो, यस मुझे आईआईटी क्रैक करना है, यस मुझे एसएससी क्रैक करना, बेचारा पढ़ता रहता और कभी किसी मुकाम पे उसके पेरेंट का भी बहुत ज्यादा, जो अभिभावकों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है कि मेरा बच्चा एक बार इतना अच्छा मार्क्स लाए, क्वालिफाई करेगा कॉम्पिटिशन, और किसी तरह से वो बच्चा इतनी मेहनत के बाद भी जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, कितना डिप्रेस हो जाता है, उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैंने देखा है कि कई बच्चे 90% मार्क्स लाने के बाद भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। 90% मार्क्स में तो 2 बच्चे पास हो सकते हैं, तो 90% मार्क्स के वो बच्चे डिप्रेस होते हैं जिन्होंने खूब मेहनत की पढ़ाई में और कम मार्क्स आने पर उस दर्द को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे खेल कूद में नियमित रूप से भाग लेते हैं वो तो बेहतर हो जाता है। अगर आज हारे हैं तो कोई बात नहीं, कल जीतेंगे, तो इसलिए हमें खेल कूद में भाग दिलाना जरूरी है। और खेल कूद में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे नवचारक ने पूछा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि को करिकुलर एक्टिविटीज में जो गेम का भी एक सेक्शन लाया जाए, गेम पार्टिसिपेशन का भी एक सेक्शन लाया जाए, क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रतिभाग को लेकर के उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम अपने बच्चों को इस पर भी मार्क्स देंगे। और कितना मार्क्स देंगे? 10 नंबर देंगे। जी हाँ, उन्होंने तय किया कि अपने विद्यालय में सभी बच्चों को जब भी वो खेलकूद में भाग लेते हैं, चाहे वो आउटडोर गेम हो चाहे वो इंडोर गेम हो, किसी भी प्रकार के गेम में भाग ले रहे थे उनको मार्क्स दिया जाएगा। और खेलकूद में प्रतिभाग का फुल मार्क्स था 10। ठीक है, एकेडमिक में करिकुलर में हमने 50 नंबर दे दिए, अब 50 नंबर और बच्चे हैं तो इनमें से खेलकूद में उन्होंने 10 नंबर दिए। अभी 10 नंबर को देने के लिए उन्होंने, ये 10 मार्क्स को देने के लिए क्या पैटर्न उन्होंने तय किया मैं बताना चाहूंगा। ये डिपेंड करता है टीचर पर, फुल मार्क्स तो 10 ही थे, इसके लिए शिक्षक ने क्या किया, एक खास प्रारूप और तैयार किया पार्टिसिपेशन को ध्यान रखें। अब स्कूल लेवल में पार्टिसिपेशन हो या ब्लॉक लेवल में पार्टिसिपेशन हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेशन हो या स्टेट लेवल में पार्टिसिपेशन, डिपेंड करता है ये टीचर कैसे करना चाहते हैं, टीचर या जो प्रिंसिपल कैसे अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रतिभा का जो स्तर है उसको देखते हुए निर्णय लेते हैं। फुल मार्क्स 10 है तो उन्होंने क्या किया, विद्यालय स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर 4 सेक्शन बनाए और उस पर क्या बनाया उन्होंने, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट रैंक बना। यानी कि अब मार्क्स कैसे थे, फुल मार्क्स है 10, अगर कोई भी विद्यार्थी स्कूल लेवल में किसी भी खेल में अगर थर्ड आता है किसी भी खेल में तो उसे 1 नंबर दिया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी खेल में स्कूल लेवल में द्वितीय स्थान को प्राप्त करता है सेकंड, तो उसे 2 नंबर दिए जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय स्तर पर किसी भी खेल में अगर प्रथम श्रेणी को प्राप्त करता है तो उसे 3 नंबर दिए जाते हैं। अर्थात स्कूल लेवल पर थर्ड में 1, सेकंड में 2 और फर्स्ट आने पर 3 नंबर तक दिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल मार्क्स 10 कैसे दिए जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी ब्लॉक लेवल हो, है ना, अगर ब्लॉक लेवल हो या तो अगर उसमें प्रतिभाग करता है ब्लॉक लेवल पर
तो ब्लॉक लेवल पर अगर वो विद्यार्थी किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करता है और उसमें अगर वो थर्ड आता है तो 3 नंबर, सेकंड आता है तो 4 नंबर और फर्स्ट आता है तो 5। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर वो विद्यार्थी जिले स्तर पर भाग लेता है किसी भी खेल में और अगर वो थर्ड आता है जिले स्तर पर तो उसे 5 मार्क्स दिया जाता है। अगर वो जिले स्तर पर सेकंड आता है, द्वितीय आता है तो 6 मार्क्स दिया जाता है। अगर जिला स्तर पर अगर वो प्रथम आता है, फर्स्ट आता है तो 7 मार्क्स दिया जाता है। और आखिरी स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल में प्रतिभा के लिए शिक्षक ने क्या किया, अगर वो विद्यार्थी प्रदेश स्तर पर किसी एक खेल में पार्टिसिपेट करता है और किसी भी खेल में थर्ड अगर आता है तो 8 नंबर दिए जाते हैं, 8 मार्क्स। और अगर वो सेकंड आता है तो 9 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर वो स्टेट लेवल में फर्स्ट आता है किसी भी खेल में प्रतिभा, चाहे वो एकेडमिक चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, तो उसे 10 के 10 नंबर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एक पैटर्न सुनिश्चित किया। और ये अब डिपेंड करता है आप शिक्षकगण या अगर आप चाहते हैं ये जो सेग्रीगेशन हमने बताया नवचारक के हिसाब से या उन्होंने जो बताया, आप चाहें तो इसके सेग्रीगेशन को थोड़ा सा अल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों का जो प्रतिभा वो बहुत अच्छा नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक नहीं जा पाते हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतिभा करें, इसको ध्यान में रखते हुए आप चाहे तो पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसको पूरी तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि खेल कूद में प्रतिभा का जो पूर्ण अंक होना चाहिए, फुल मार्क्स होना चाहिए, वो केवल और केवल 10 ही होना चाहिए। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसी भी विद्यार्थी का किसी भी खेल में जो हाईएस्ट मार्क्स होता है वही अंक उसे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक विद्यार्थी है चिंटू जो कबड्डी में स्कूल लेवल पर फर्स्ट आता है तो 3 नंबर तो मिले। वही चिंटू अगर खो खो भी खेलता हो और वो ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आता हो तो उसे कितना मिलेगा, 5 मार्क्स। अब उसे टोटल मार्क्स 5 + 3 नहीं दे सकते हैं, किसी भी स्तर के खेल में जो उसका हाईएस्ट अचीविंग मार्क्स होता है वही इसे दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि खेल कूद में प्रतिभा का जो प्रारूप जो बताया हमारे नवचारक ने आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर हमने कर लिए, 50 नंबर हमने करिकुलर में किया था एक्टिविटीज, मतलब सब्जेक्टिव परीक्षा के आधार पर। आउट ऑफ 50 जो मार्क्स के जो प्राप्तांक का प्रतिशत को 2 से भाग देने के बाद जो उसके पास शेषफल बचा वो लाभ्यांक बना था, जिसका रिजल्ट 80% था। 80% बाय 2 हमने किया, आया 40, वो 40 मार्क्स हमने दिया आउट ऑफ 50। अभी भी परसेंटेज तो 80 ही था। अब हमने यहाँ पर क्या किया, खेलकूद में प्रतिभा को हमने अच्छे तरीके से समझा, 10 मार्क्स कैसे दिए। ठीक इसी तरह से शिक्षक ये प्राप्त देखते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया नवचारक ने कि विद्यालय में हम बच्चों के बीच कई प्रकार के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छिपी है वो बाहर आए, आगे बढ़े। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कभी स्कूल में जैसे कोई सिंगिंग का कार्यक्रम हो रहा है तो पूरा स्कूल जानता है ये 10-5 बच्चे हैं, ये गाने में बेहतर है, यही लोग भाग लें। अगर डांसिंग का प्रोग्राम हो रहा था ये 15-20 बच्चे हैं, ये डांस में अच्छा है, ये लोग भाग। अगर कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा, साहित्यिक कार्यक्रम है ना, क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन करते तो सबको पता है ये 5 बच्चे हैं ना, हमारे स्कूल की ओर से यही भाग लेते। इनफैक्ट सबको ये भी पता रहता है कि इसमें से कौन जीतेगा, डांस में कौन जीतेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या ऐसा है कि पूरे विद्यालय में लिमिटेड जो यही बच्चे उन्हीं के अंदर प्रतिभा है? कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं विद्यालय में जिनके पास इनसे बेहतर प्रतिभा होती है, इनसे बेहतर कौशल होता है उन क्षेत्रों में, लेकिन क्या है वो सामने फोर फ्रंट में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके अंदर झिझक होती है, उनके अंदर डर होता है, स्टेज फियर होता है। वो अपने दोस्तों के बीच तो गाना पसंद करते हैं लेकिन मंच पे चढ़ करके गाना उनके बस की बात है, तो उनके पैर कांपने लगते और वो सामने ही नहीं आते। तो क्या हम सभी शिक्षकों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सभी बच्चों के अंदर कोई भी प्रतिभा छिपी हुई हो उसे हम एक एक करके बाहर निकालें, उनको ढूंढें, उनको तराशें, उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दें जहां से वो अपनी प्रतिभा को प्रोत्साहन उसे दिया जा सके और वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जब किसी विद्यार्थी के अंदर छिपी हुई जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है, जो प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को जब हम प्रोत्साहित करते हैं, उसे जब बधाइयां मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस विद्यार्थी का आत्मविश्वास अपलिफ्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अपलिफ्ट होता है और देखा जाता है वो अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ता है। तो इसको
तय करने के लिए हमारे शिक्षक ने एक सेक्शन लाया, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभाग। जैसे खेलकूद में प्रतिभा के लिए 10 नंबर लाए थे, और खास पैटर्न लाया गया था 10 मार्क्स के लिए स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल उन्होंने तय किया था। ठीक है, वही पैटर्न, वही प्रारूप सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए भी इन्होंने तय किया। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी पूरे विद्यालय में साल भर के दौरान कोई भी सांस्कृतिक या साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेता हो, स्कूल लेवल पर तो 3rd, 2nd, 1st के लिए 1, 2, 3 मार्क्स दिया गया खेलकूद में प्रतिभाग की तरह। और अगर वो विद्यार्थी ब्लॉक लेवल में पार्टिसिपेट करता हो, 3rd, 2nd, 1st आता हो तो 3, 4, 5 नंबर दिया गया। अगर वही विद्यार्थी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करता हो और 3rd, 2nd, 1st आता हो तो उसे 5, 6, 7 मार्क्स दिया गया। और अगर वो विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थी अगर स्टेट लेवल में अपने स्कूल को पार्टिसिपेट इंट्रोड्यूस मतलब रिप्रेजेंट करता हो और 3rd, 2nd, 1st आता हो तो 8, 9, 10, 8, 9, 10 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं। अब जब ऐसी बातें होती है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहते कि नहीं मैं भागूं, मैं भागूं। ठीक है, ये चीज तो इस प्रकार से देखा गया कि पहले जितने बच्चे स्टेज में परफॉर्म करते थे उससे ज्यादा बच्चे अब सामने आकर के सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में भाग ले। लेकिन जो सच्चाई है, जो भूमिगत सच्चाई है वो ये भी है कि केवल इस तरह से मार्क्स दे देने से विद्यालय का हर बच्चा सिंगिंग में भाग लेने लगेगा, डांसिंग में भाग लेने लगेगा, ऐसा नहीं। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें स्टेज फियर और हेजिटेशन इतना ज्यादा होता है कि अभी भी वो मंच पर नहीं आने लगते, बहुत डरते, आते ही नहीं, उनमें डर है, मार्क्स के प्रलोभन से वो नहीं आ पाते स्टेज। तो क्या करें? तो शिक्षक ने हमारा एक बड़ा ही नायाब कार्य किया यहाँ पर। उन्होंने प्रोएक्टिव मेजर को इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, प्रोएक्टिव मेजर। ये प्रोएक्टिव मेजर ऐसा होता है जिससे कोई भी विद्यार्थी अछूता नहीं रह सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो वार है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। तो हमारे नवचारक ने जो प्रोएक्टिव मेजर लाया, बच्चों के अंदर जो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रति जो अरुचि थी, जो हेजिटेशन था, जो डर था, उसे दूर करने के लिए, उनके स्टेज फियर को दूर करने के लिए क्या प्रोएक्टिव मेजर लाया मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे शिक्षक ने क्या किया कि उन्होंने एक प्रोएक्टिव मेजर जिसका नाम है राउंड द क्लास, जी हाँ, राउंड द क्लास को इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत क्या हुआ, अक्सर अमूमन हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में जो हम बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, सारी गतिविधियां कर रहे हैं, सबसे पहले सुबह सुबह में प्रातः काल में प्रार्थना सभा को आयोजित किया जाता है सभी विद्यालय अमूमन। और हम अमूमन ये भी इस बात को देखा जाता है कि किसी भी स्कूल में कुछ सेलेक्टेड ऐसे बच्चे होते हैं, 10-5 ऐसे बच्चे होते हैं जो रोज प्रार्थना सभा में आगे आते हैं और आगे आकर के प्रार्थना सभा को कंडक्ट करते हैं, उसे आयोजित करते हैं। वही 10-5 बच्चे, लगातार वही 10-5 बच्चे आते हैं और सामने खड़े होते हैं और प्रार्थना सभा का नेतृत्व करते हैं, वही 10-5 बच्चे। तो शिक्षक ने कहा नहीं, अब हमें ऐसा नहीं, इस राउंड द क्लास, ये जो सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम था, इसके तहत राउंड द क्लास में शिक्षक ने क्या किया, इन्होंने कहा कि पूरे विद्यालय के सभी कक्षाओं के सभी बच्चों को बारी बारी से मौका मिलना चाहिए प्रार्थना सभा में नेतृत्व करने का, प्रार्थना सभा को मतलब लीड करने का। इसके लिए इन्होंने जो नवाचार लाया राउंड द क्लास, क्या किया, ध्यान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो शिक्षक हैं, इन शिक्षक के कक्षा में हो सकता है, हमने देखे कि कक्षा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक के बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने तय किया कि कल कक्षा 5 का कोई भी 4 विद्यार्थी प्रार्थना सभा में प्रार्थना कराएंगे, ठीक है। दूसरे दिन कक्षा 4 का कोई भी 4 विद्यार्थी प्रार्थना सभा को का नेतृत्व करेगा, अगले दिन कक्षा 3, अगले दिन कक्षा 2, फिर कक्षा 1, फिर कक्षा 5, मतलब सभी कक्षा को बारी बारी से मौका मिले। और ये भी शिक्षक ने सुनिश्चित किया कि किसी भी कक्षा से रोटेशनल वे में सभी बच्चों को बारी बारी से उनके रोल नंबर वाइज सबको मौका मिले लीड करने का, ऐसा इन्होंने तय कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब सभी बच्चों को बारी बारी से जब मौका मिला प्रार्थना में आने का। दूसरी बात यहाँ इन्होंने ये भी किया, अगर विद्यालय में कोई वाद, यहाँ पर क्या किया उन्होंने ये भी तय किया कि कक्षा 5 का जो 4 विद्यार्थी कल प्रार्थना कराएगा, चलो कोई और 3 विद्यार्थी है जो राष्ट्रगान कराएगा,
तो इसी तरह से प्रार्थना कराना हो, राष्ट्रगान कराना हो, या विद्यालय में अगर कोई वाद्य यंत्र भी है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाने की कला भी विद्यार्थी, तो उन्होंने ये भी तय किया कि चलो इस विद्यार्थी का इस पर भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा बजाना भी सीखे और उनकी कक्षा की ओर तो प्रतिभा आए। इस प्रकार से देखा गया जब सभी कक्षा के सभी बच्चों को बारी बारी से जब मौका मिलने लगा तो कहीं न कहीं देखा गया कि उनके अंदर जो स्टेज फियर था वो पहले से कहीं ज्यादा घटा और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, क्योंकि अब सभी बच्चों को मौका मिला था। तो ये था राउंड द क्लास, जहां बच्चों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा भी सामने आई, उनके अंदर जो हेजिटेशन था, डर था सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने का, वो भी दूर हुआ। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा जो प्रैक्टिकल रिजल्ट जो टीचर ने महसूस किया, हम और आप भी वही महसूस करते हैं कि इस तरह के तमाम गतिविधियों को, प्रोएक्टिव मेजर को इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी समस्याएं जड़ से खत्म नहीं होती हैं। अभी भी शिक्षक ने ये महसूस किया कि कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चे हैं जो अभी भी विद्यालय में राउंड द क्लास में भाग नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कक्षा 5 के सभी बच्चे बारी बारी से तो आ रहे हैं अपनी कक्षा के अलॉटेड टाइम में, लेकिन कक्षा 5 में ये जो 3 बच्चे हैं, ये जो 4 बच्चे हैं वो नहीं आते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनके अंदर बहुत डर है, स्टेज फियर है, वो आते ही नहीं है, स्टेज फियर है, हेजिटेशन काफी ज्यादा। तो इन्होंने एक और प्रोएक्टिव मेजर लाया, मैं आपको बताऊं, जी हाँ, ये प्रोएक्टिव मेजर और भी प्रभावी है। ध्यान दें, इस प्रोएक्टिव मेजर के सब्स्टिट्यूट के रूप में, इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, इसके सपोर्टिंग फाइल के रूप में एक और प्रोएक्टिव मेजर हमारे शिक्षक ने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम उन्होंने रखा इवन आई हैव समथिंग टू से, मुझे भी कुछ कहना। अर्थात अब शिक्षक ने एक लिस्ट बनाई, उन्होंने लिस्ट बनाया कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं हमारे विद्यालय में, किस किस क्लास से, किस किस कक्षा से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अमूमन प्रार्थना सभा में अथवा राउंड द क्लास में भाग नहीं ले रहे। वैसे बच्चों की उन्होंने लिस्ट बनाई और इन्होंने क्या किया, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके रोज प्रार्थना सभा के आखिरी 5 मिनट, जी हाँ ध्यान दीजिए, मुझे भी कुछ कहना है, इवन आई हैव समथिंग टू से, ये प्रोएक्टिव मेजर क्या कहता है कि शिक्षक चिन्हित किए हुए बच्चों में से किसी एक बच्चे को रोज मौका देते हैं बारी बारी से कि वो प्रार्थना सभा के आखिरी 5 मिनट में मंच पर आकर के खड़े हो और खड़े होकर के वो बताए, अपने बारे में बताए, कुछ भी कहे, अपना परिचय दे, अपने स्कूल के बारे में, अपनी फ्री चॉइस, सेल्फ चॉइस दे दिया उनको कि किसी भी टॉपिक पर वो अपनी इच्छा से खड़े होकर के 5 मिनट तक केवल बोले, चाहे वो गाना ही गा ले, चुटकुला बोल ले, अपने दोस्त के बारे में बता दे, कुछ भी बोले, लेकिन 5 मिनट तक स्टेज में खड़े होकर के कुछ न कुछ उसे कर। अब देखिए ये सारे जो बेचारे बच्चे अब तक राउंड द क्लास में भी नहीं आ रहे थे, इतने हेजिटेंट थे, अब बच के कहाँ जाए। अब शिक्षक ने जब बारी बारी से मौका दिया, अब वो बच्चा जो आज तक नहीं आया था स्टेज पर, वो धीरे से आता है, खड़ा होकर से 5 मिनट बोलना है, कुछ ना कुछ तो बोल ही लेता है, या तो अपने पेरेंट के बारे में बोले, स्कूल के बारे में बोले, टूटे फूटे शब्द में बोले, जैसे भी कहे कुछ ना कुछ वो जरूर कहता है। तो आज अगर वो बच्चा 3 मिनट बोला तो कल अगली बार वो 4 मिनट जरूर बोलेगा। आज अगर वो 5 मिनट किसी तरह टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग किया तो अगली बार बेहतर जरूर बोलेगा। और इस प्रकार देखा गया कि राउंड द क्लास और उसके बाद इवन आई हैव समथिंग टू से, ये 2 प्रोएक्टिव मेजर इतने प्रभावी प्रोएक्टिव मेजर हैं जिनके तहत बच्चों के अंदर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभाग का जो रेशियो था वो बढ़ गया। ध्यान दें, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभाग का मार्क्स वैसे ही देंगे जैसे खेलकूद में 10 देते थे, स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, वैसे ही देना है। ये प्रोएक्टिव मेजर का प्रयोग शिक्षक ने केवल और केवल उनको एक्सेलरेट करने के लिए किया, विद्यार्थियों के प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किया। आशा करता हूं ये प्रोएक्टिव मेजर आपको पसंद आया होगा। चलिए अब अगले सेक्शन में आते हैं, फिर से मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं। एकेडमिक में, करिकुलर में हमने 50 मार्क्स दिए थे, अब रेस्ट को करिकुलर एक्टिव में 50 मार्क्स कैसे दे रहे उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां 10 नंबर 10 मार्क्स हमने खेलकूद में डिस्कस कर लिए, 10 मार्क्स हमने सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए हमने सुनिश्चित कर लिए। अब अगला है थर्ड पॉइंट, वो ये है कि स्कूलों में अमूमन ये देखा गया कि बहुत जो सबसे बड़ा चैलेंज जो टीचर को जो फेस करना पड़ता है, और वो है एब्सेंटेज, जी हाँ, अनुपस्थिति दर।
विद्यार्थियों का जो अनुपस्थिति दर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सभी शिक्षक अथक प्रयास करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं किसी बच्चे के साथ और उसे उनका लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। इतने में एकाएक जब देखते हैं वो 2-4-5 दिनों के लिए जब वो एब्सेंट हो जाता है, 2-4-5-7 दिन के लिए, तो उसके बाद क्या पाते हैं, तो जितना मेहनत पहले उसके पीछे किया गया तो सब कुछ नील हो गया और सब कुछ भूल भाल गया। और अभिभावक तो इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं नहीं कि अपने बच्चों को लगातार विद्यालय भेजें, तो ऐसे में क्या, तो शिक्षक ने सोचा चलो हम उपस्थिति दर में सुधार लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक सेक्शन लाया और इसका नाम रखा, इन्होंने कहा कि अब हम उपस्थिति के आधार पर भी मार्क्स देंगे बच्चों को, यानी इन्होंने अटेंडेंस बेस्ड, अटेंडेंस में प्रतिभा, मतलब उपस्थिति में जो सेक्शन बनाया, यहाँ पे 10 नंबर दिए। वैसे ध्यान दें, खेलकूद में प्रतिभा के लिए 10 नंबर थे, स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभा के लिए भी 10 नंबर थे, स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। अब इन्होंने अटेंडेंस का कहा कि हम अटेंडेंस में भी 10 मार्क्स देंगे, उपस्थिति के आधार पर 10 मार्क्स। और कैसे देंगे, इसके निर्णय शिक्षक ने ऐसे किया, उन्होंने कहा हमारा विद्यार्थी जो विद्यालय में आ रहा है उसकी जो अटेंडेंस जो लग रही है रोज, तो किसी भी विद्यार्थी के पूरे 1 वर्ष के क्रम में या जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या जो भी है उसके क्रम में उसकी अटेंडेंस का जो परसेंटेज होता है, उपस्थिति का जो प्रतिशत होता है, उसका 10% मार्क्स उसे मिलेगा। अर्थात किसी भी विद्यार्थी का जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है इंटू 1/10, ये उसका मार्क्स होगा। अब इससे क्या हुआ, देखिए जिस बच्चे का अटेंडेंस 90% था उसे तो बैठे बैठे 9 नंबर मिले, जिस बच्चे का मार्क्स 50% था उस बेचारे को 5 ही नंबर मिले। तो अब इस पर क्या होता है कि जो बच्चे आ रहे हैं रेगुलर विद्यालय वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होता है, और इस प्रकार से क्या हो गया कि ये देखा गया कि बच्चों को इस पर भी मार्क्स मिलने लगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि मैं स्कूल रेगुलर आऊंगा, कम से कम 10 नंबर तो सिक्योर कर। लेकिन एक अंत में एक बात और मैं बताऊं, केवल उपस्थिति के नाम पर 10 नंबर दे देने से विद्यालय के सभी बच्चे लगातार विद्यालय आने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात तो कुछ और है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं विद्यालय में जो परवाह ही नहीं करते, कहते क्या है हम 10 नंबर की क्या फर्क पड़ता है, वो आते ही नहीं विद्यालय। तो शिक्षक ने यहाँ इस चैलेंज को दूर करने के लिए एक और प्रोएक्टिव मेजर इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है यहाँ पर ग्रुप अटेंडेंस। ध्यान दीजिए, ऐसे ग्रुप अटेंडेंस का एक ऐसा इन्होंने लाया जो प्रोएक्टिव मेजर, उसके बारे में बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक है, उनके कक्षा में 60 बच्चे हैं। देखिए ग्रुप अटेंडेंस में मार्क्स कैसे दे रहे हैं 10 नंबर। ग्रुप मार्क्स देने का तो तरीका वही है, टोटल परसेंटेज जो भी होगा अटेंडेंस का उसका 10% मार्क्स देंगे, लेकिन अटेंडेंस बच्चों का बढ़े इसके लिए इन्होंने क्या किया, जैसे एक कक्षा में 60 बच्चे हैं तो शिक्षक ने 15 15 15 15 15 15 के 4 ग्रुप बना दिए। चारों ग्रुप का एक पार्टिकुलर नाम रख दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। और सभी ग्रुप के एक एक लीडर इन्होंने घोषित कर दिया, ये ग्रुप ए का लीडर है, बी का, सी का, डी का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि पूरे 1 महीने के दौरान देखा जाएगा जिस ग्रुप का भी सबसे अच्छा अटेंडेंस होगा उस ग्रुप को पूरे विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए इससे क्या होता है कि सभी ग्रुप के जो लीडर होते हैं, सभी ग्रुप चाहता है कि हमारा ग्रुप का अटेंडेंस बढ़िया होना चाहिए। बच्चे देखिए गांव से जो आते हैं वो अपने ग्रुप का ख्याल रखते हैं कि हमारे ग्रुप पे कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि देखिए जो बच्चे आते हैं ग्रुप वाइज, अब इसका फायदा ये भी होता है कि अगर उस ग्रुप का कोई एक विद्यार्थी है जो आज अगर ग्रुप जैसे कि नहीं आता है विद्यालय, तो उसके लीडर को पता रहता है कि उसके ग्रुप का कोई मेंबर आज क्यों नहीं आया है, तो उसकी जानकारी भी शिक्षक को मिल जाए। अब देखिए अटेंडेंस में कितनी जल्दी होती है, शिक्षक कहते हैं क्लास में ग्रुप नंबर 1, तो उसका लीडर कहता है सर हम सभी पूरे हैं। अच्छा ग्रुप नंबर 2, सर हमारा 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, रोल नंबर 17 और रोल नंबर 21। अच्छा ठीक है। ग्रुप नंबर 3, सर हम पूरे हैं। ग्रुप नंबर 4, सर हमारा एक स्टूडेंट एब्सेंट है, रोल नंबर 50 है। क्यों एब्सेंट है, वो बीमार है सर। तो देखिए कितनी जल्दी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई और उनके लीडर को पता रहता है, उनको जानकारी होती है उनके बच्चे क्यों नहीं है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में खास तौर से क्या होता है ना कि बच्चों को पता ही रहता है कि क्या कोई विद्यार्थी क्यों। एक छोटा सा यहाँ पर वाक्य मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे एक विद्यार्थी था जो घर से तो कहता था कि मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो बैग लेकर के निकलता था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता था, कहीं मंदिर में बैग रख करके खेला करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, स्कूल बंक भी नहीं होता।
क्योंकि ग्रुप के लीडर को पता रहता स्कूल में शिक्षक को बता, वो जो चिंटू है ना आज नहीं आया था, घर से निकला तो है लेकिन बैग मंदिर में रख के खेल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ग्रुप अटेंडेंस एक प्रभावी प्रोएक्टिव मेजर है जिसके जरिए पूरे विद्यालय में बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं विद्यालय में। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ग्रुप अटेंडेंस में एक और बात बड़ी अच्छी, एक छोटे सा वाक्य ये, एक विद्यार्थी जैसे चिंटू, वो सोमवार को स्कूल आया, मंगलवार को आया, बुधवार को आया, बृहस्पतिवार को नहीं आया। ठीक है, वो अपने मामा घर चला जाता है और वो लौटता है कब, शुक्रवार की शाम को घर लौटता है। ठीक है, अब शुक्रवार की शाम को जब वो घर लौटता है उसके मन में क्या चलता है, कब से स्कूल जाना है, जी हाँ शनिवार। इनफैक्ट उसका अभिभावक बोलता है बेटा कल तो शनिवार है, सोमवार से स्कूल जाना। लेकिन इस क्रम में क्या होता है, वो जो चिंटू शुक्रवार की शाम को घर लौटा है, लेकिन उसके ग्रुप के किसी मेंबर ने देख लेता वो चिंटू आ गया है। अब क्या होता है, वो चिंटू शनिवार को सुबह तो सोया हुआ है, लेकिन उसके ग्रुप के मेंबर उसके घर पहुंच जाते हैं, चिंटू उठ, अभी तक सोया हुआ है। ऐसे भी हमारे ग्रुप अटेंडेंस के 2 दिन खराब कर दिए, चलो अभी पूरे ग्रुप वाले मिलकर के उसे उठा करके तैयार करके विद्यालय गए। वो चिंटू जो सोमवार को आने वाला था आज शनिवार को विद्यालय पहुंचा। यानी ग्रुप अटेंडेंस एक ऐसा प्रोएक्टिव मेजर है जिसके तहत बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं स्कूल पहुंचने। तो हमने क्या देखा, ग्रुप यहाँ पर को करिकुलर में 3 एक्टिविटीज हमने किया, 10 नंबर थे खेलकूद में प्रतिभाग किए, 10 नंबर थे सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम के प्रतिभाग किए, और 10 नंबर थे उपस्थिति के आधार में प्रतिभाग किए। अब बच गए 20 नंबर। 20 नंबर पे इन्होंने कैसे 5-5 नंबर में सेग्रीगेट किया। शिक्षक ने देखा बच्चों को गणवेश से संबंधी भी समस्याएं आती है, तो शिक्षक ने कहा बच्चों को हम गणवेश पर आधारित 5 नंबर देंगे, और ये वो नंबर होगा जो बच्चों को एडवांस में ही दे दिया जाएगा। जैसे ही कोई विद्यार्थी विद्यालय में नामांकन कराता है तो उसको 5 नंबर गणवेश के एडवांस में दे दिए गए। अब एडवांस में दे दिए गए तो इससे क्या होता है कि अगर वो बच्चा कभी भी बिना गणवेश के या अधूरे गणवेश में, यानी कि यूनिफॉर्म, अधूरे यूनिफॉर्म में, इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंचता है तो उसका नंबर कटेगा। कितना कटेगा, हाफ मार्क्स कटेगा। ध्यान दें, आधा नंबर कट जाता है। ठीक है, तो अगर एक विद्यार्थी है राजू, अगर विद्यालय आज आधा अधूरे गणवेश में यूनिफॉर्म में पहुंचा विद्यालय, शिक्षक अटेंडेंस लेते रोल नंबर 21 राजू। यस सर, राजू क्या बात है पूरे यूनिफॉर्म में आज नहीं आए हो, सॉरी सर राजू गिला, चलो कोई बात नहीं। अब राजू के आधे नंबर तो कटे, उसे 5 नंबर एडवांस में मिले थे, आधे नंबर कटे। अगर ये राजू 10 दिन तक पूरे गणवेश में नहीं आता है, इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म में आता है, तो उसके 5 में से हो जाते हैं 0। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उसे लगेगा ना कि मेरा नंबर जो मेरे पास था खो दिया मैंने, है ना, 0 हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में उसे अपने अभिभावक को लेकर के विद्यालय में प्रधानाध्यापक से मिलना पड़ता है। आगे की प्रक्रिया समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये होता है कि किसी विद्यार्थी का अगर मार्क्स अगर कटता है अटेंडेंस में, पूरे गणवेश में नहीं आता है, तो केवल उसका मार्क्स ही नहीं कटता है, यहाँ पे हमारे नवचारक ने बताया कि उस विद्यार्थियों को एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ता है कि सेवा में श्रीमान शिक्षक महोदय, आज मैं अपनी कक्षा में पूरे गणवेश में उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए कृपया मेरे गणवेश में से आधा अंक काट दिया जाए। ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है बच्चे के लिए, कोई भी बच्चा ये एप्लीकेशन दोबारा नहीं लिखना चाहता। इस तरह से देखा गया कि गणवेश के भी आप 5 नंबर हमने जाने एडवांस में कैसे। दूसरा था अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में भी शिक्षक ने सोचा कि बच्चों को अनुशासन और अच्छा व्यवहार रखने के लिए भी 5 नंबर दिया जाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए इन्होंने कहा कि चलो इसके लिए भी उन्होंने एडवांस में ही नंबर दे दिए। अब क्या है, कोई भी विद्यार्थी कभी भी अनुशासनहीनता करे तो उसका नंबर कटेगा, और कैसे कटेगा इसका सेग्रीगेशन भी टीचर ने बताया। कैसे बताया, उन्होंने कहा कि नंबर कटने का तरीका ये है, अगर टीचर ऑब्जर्व करता है किसी बच्चे ने अनुशासनहीनता करी है तो उसे 1 नंबर काट सकता है वो शिक्षक। अगर क्लासरूम तक, क्लास टीचर तक ये मैटर पहुंचता है, या जो कहते हैं क्लास टीचर तक जब मैटर पहुंचता है किसी विद्यार्थी की अनुशासनहीनता की, और उसे लगता है मामला थोड़ा सा पहले से ज्यादा गंभीर है, तो 2 नंबर तक काट सकता है। और लास्ट लेवल क्या है, अगर मामला कुछ ज्यादा सीरियस है, किसी बच्चे की अनुशासनहीनता ज्यादा गंभीर है, अगर प्रधानाध्यापक तक चला जाता है तो वो 5 के 5 नंबर तक भी एक साथ काट सकते हैं, ध्यान देते हुए कि किस लेवल की अनुशासनहीनता है। तो अब ये स्कूल में क्या माहौल बनता है, अगर कोई विद्यार्थी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरा मुझे नहीं लड़ना तेरे साथ, तेरे नंबर तो कटेंगे मेरे भी कट जाएंगे, तो बच्चों के अंदर देखा गया कि अनुशासन और अच्छे व्यवहार को बनाए रखते हैं। अब चलिए, अभी हमने
यहाँ अब तक हमने 40 नंबर कर लिए और 10 नंबर को भी कर लेते हैं अगले 10 मिनट में। वो ये है कि अगला सेक्शन इन्होंने कहा पीटीएम, मतलब माता पिता का अभिभावक दिवस पर संपर्क। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे विद्यालय तो आ रहे हैं, अभिभावक विद्यालय पर नहीं आ रहे, तो उनको कैसे लाया जाए। इसके लिए शिक्षक ने तय किया कि हम पीटीएम में भी नंबर देंगे बच्चों को 5 नंबर एडवांस। ध्यान दे, हमने एडवांस में यूनिफॉर्म के लिए नंबर दिए, उसमें अंक कटौती थी। हमने डिसिप्लिन में भी एडवांस में नंबर दिए, अंक कटौती होती थी। और पीटीएम के लिए भी 5 नंबर एडवांस में दे दिया गया बच्चों को। और किसी भी विद्यार्थी का अभिभावक अगर पीटीएम में नहीं पहुंचता है तो उस विद्यार्थी 1 नंबर कट जाता है। और अमूमन साल भर में कम से कम 5 पीटीएम तो अनिवार्य रूप से हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार अब ये देखा गया, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा उसका अभिभावक पीटीएम में नहीं पहुंचे उसका 1 नंबर कट जाए, ऐसा नहीं होने देता। कहता चाचा मम्मी ताऊ कोई तो जाओ, नहीं तो वो टीचर मेरा 1 नंबर काट लेगा। तो अब देखा गया है कि अभिभावक भी विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। ठीक, आखिरी सेक्शन में हम पहुंचते हैं। अब तक हमने 45 नंबर कर लिए। 10 नंबर खेलकूद, 10 नंबर सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम में, 10 नंबर उपस्थिति में, 5 नंबर अनुशासन डिसिप्लिन यूनिफॉर्म में, फिर डिसिप्लिन में, फिर हमने पीटीएम में भी कर लिया। अब आखिरी ये जो 5 नंबर है ये है, ये आपका ये व्यक्तिगत प्रशंसनीय सराहनीय का है। मतलब कोई भी बच्चा, ये जो नंबर है 5 नंबर, तो इंडिविजुअल अप्रिशिएबल या कमेंडेबल एक्शन के लिए उसको नंबर दिया, ताकि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो कि वो अच्छा कार्य करेंगे। जब कभी ऐसा देखा है किसी विद्यार्थी ने कोई प्रशंसनीय कार्य किया, कोई व्यक्तिगत सराहनीय कार्य अगर विद्यालय में किया, तो ऐसे कार्य की सूची जब शिक्षक के पास पहुंचता है तो उसके कार्य का आकलन करते हुए, वैल्यू देखते हुए टीचर उसे 5 नंबर तक दे सकता है। हो सकता है किसी विद्यार्थी ने किसी एक अंधे व्यक्ति की मदद की सड़क पार करने में, हो सकता है गांव में कोई साहसिक एक बेहतर काम किया किसी बच्चे ने, इसकी सूचना अगर शिक्षक को मिलती है, उसकी अगर पुष्टि होती है, तो शिक्षक ऐसे कार्य करने के लिए उसे 5 नंबर तक देता है। हो सकता है किसी विद्यार्थी का कोई सहपाठी बीमार पड़ गया, 5 दिन तक स्कूल नहीं आया, उसकी कक्षा की सारे विषय तो छूट गए चैप्टर, अगर उस विद्यार्थी ने उसकी मदद की चैप्टर को समझने में, होमवर्क को बनाने में, ऐसे कार्यों की अगर पुष्टि होती है शिक्षक के सामने, तो ऐसे कार्य के लिए भी शिक्षक उन्हें नंबर दे सकता है। इस प्रकार से हमने जाना एकेडमिक में 50 मार्क्स और को करिकुलर में 50 मार्क्स। इस प्रकार से पूरा जब 100 मार्क्स जब शिक्षक विद्यार्थियों को अब दे सकता है। अब एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो भी को करिकुलर एक्टिविटी में हमने सेक्शन देखे, इनके अलावे अगर ऐसा देखा जाता है कि किसी अन्य क्षेत्र में अगर कोई विद्यार्थी कुछ बेहतर करता है, हो सकता है कोई ऐसा विद्यार्थी जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता हो, एक्सीलेंस लाता, तो ऐसे कार्य के लिए शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बोनस के 5 नंबर दे सकता है। जी हाँ, अच्छे कार्य करने के लिए बोनस के 5 नंबर, ठीक है। और अगर कोई विद्यार्थी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ज्यादा गलत करता है तो ऋणात्मक अंक भी है। जब बोनस अच्छे कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं 5 नंबर, तो अच्छे ज्यादा से ज्यादा बुरा कार्य करने के लिए ऋणात्मक 5 नंबर भी दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा गया कि इस तरह से बच्चों को 100 मार्क्स दिया गया। जिस भी विद्यार्थी का पूरे सत्र के दौरान, वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है, उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। तो ये था आज हमारे बीच छात्र प्रोफाइलिंग, जहां हमने जाना कि कैसे एकेडमिक करिकुलर सब्जेक्टिव परीक्षा के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया गया, और बच्चों को जब ये मार्क्स, ये सर्टिफिकेट जब दिया जाता है तो वो आराम से देख सकता है कि वो कितने अच्छे क्षेत्र में कितना अच्छा है। अगर किसी भी अभिभावक से अगर हम उसके बच्चे का अगर इस मूल्यांकन के आधार, कसौटी के आधार पर मार्कशीट हम देखते हैं, तो उस मार्कशीट को देख के हमें समझ में आ जाता है वो बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो व्यवहार में कैसा है, उसके अभिभावक कैसे हैं स्कूल की एक्टिविटी। तो यही था इस नवाचार में। आशा करता हूं आज जो आप सभी ने समय दिया है, चाहे हमारे फेसबुक ZII लाइव पेज के द्वारा या इस जूम मीटिंग के द्वारा, या हो सकता है आप यूट्यूब में हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, आपने इतना अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस नवाचार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो निश्चित रूप से उसे आप हमसे पूछें, हमसे चैट पर लगातार बने, और मैं स्वागत करना चाहूंगा अगर कोई प्रश्न आपका हो तो जरूर पूछें। जी जी सर। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं सुटन बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, नमस्कार सर, कहिए सर। मैं सर इसमें एक बात कहना चाहता। हाँ
जैसे ये बहुत अच्छा लगा जो ये आपने बताया हमें, ये 50% को करिकुलर एक्टिविटीज में जो है अगर रखेंगे इसका इवैल्यूएशन, अब 50% जो है करिकुलर एक्टिविटीज एकेडमिक पर। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा जो मुझे लगता है, जो मेरे को लगता है इसमें, जो हमारी, क्योंकि हमारी जो जो बोर्ड परीक्षा है, 10th की बोर्ड परीक्षा है, 12th की परीक्षा है, क्योंकि उसके आधार पे उस बेस पे हमको स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की एक मार्गदर्शन होता है। बिल्कुल जी सर। क्योंकि ऐसा है, जब स्टूडेंट 10th में पहुंच गया, बोर्ड परीक्षा में पहुंच गया, तो बोर्ड परीक्षा में वो उसका सफल होना एक कंसिडर किया जाता है कि वहां पर वो सफल हो, बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की और इंटर। अब इसमें सर मेरा मानना अपना ये है कि अगर इसमें बोर्ड परीक्षा में भी कुछ इस तरह का पार्टिसिपेशन होता है कि जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, या जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में एज ए सब्जेक्ट भी कुछ ये ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज के रख लिए जाए, तो एक जो हमारे छोटी क्लास में है, प्राइमरी में, जूनियर में जो क्लासेस है, वहां पर ये सब करने के लिए एक सही रहता है और पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल। क्या है कि अगर बोर्ड परीक्षा में बच्चा अनसक्सेसफुल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमको दोषी दे देता है, छोटी क्लासेस में हमारे सामने पढ़ाया नहीं हमें, क्योंकि वहां पर तो सारा एकेडमिक है। तो वहां पर वो थोड़ा सा उसके साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं उसको जुड़ना चाहिए। जी सर। जरूर जरूर सर, ये आपकी बात वाकई बहुत सही है और कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हाथ पर है कि हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है, हम तो आशावादी हैं, हो सकता है आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम जब ये महसूस करे कि हाँ वाकई इस तरह की गतिविधियाँ जो विद्यालय में प्रभावी तरीके से चल रही हैं, क्योंकि ये जो नवाचार है कहीं ना कहीं हम छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में तो हम इसका मार्कशीट दे सकते हैं बतौर प्रधानाध्यापक, लेकिन 8वीं बोर्ड वो तो बोर्ड ही देता है, 10th बोर्ड वो तो बोर्ड ही देता है। तो छठी 6th क्लास में, 7th क्लास में और 9th क्लास में हम अपने विद्यालय स्तर पर इस कसौटी के आधार पर मार्कशीट दे सकते हैं, लेकिन 8th वो तो बोर्ड देगी, 10th वो तो बोर्ड देती है और वहाँ सब्जेक्टिव मार्क्स दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कि आपने बहुत सही कहा, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से। अभी जैसे कहता हूँ कि कई बार अभिभावक ये कहते हैं कि ये जो मार्क्स आपने बताया ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव परीक्षा का मार्क्स आपने बताया 80% हमारे बच्चे ने लाया था, उसे हाफ डिडक्ट करके आपने बता दिया 40% मार्क्स दे रहा, तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हो रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का मार्कशीट अगर होता है उसके सब्जेक्टिव मैथ, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, हिंदी में अगर वो सब्जेक्टिव परीक्षा का मार्क्स अगर लाता है, यहाँ पर देखते हैं टोटल परसेंटेज, इट्स ओके, टोटल परसेंटेज हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 60% मार्क्स लाए, 60/2 30 कर दिया हमने। देखिए जो मार्क्स पुराना मार्कशीट जो हम देते आते थे आज तक, हो सकता चलिए पिछली अब तक जो हम मार्कशीट दे रहे हैं वो है, यहाँ पर पुरानी मार्कशीट की बात कर रहा हूँ, जो ये पुराना मार्कशीट है यहाँ सब्जेक्टिव परीक्षा के आधार पर टोटल परसेंटेज था, ठीक है। किसी बच्चे ने मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश में 60% नंबर लाया, 60%, 60%, तो हमने क्या किया 60/2 करके 30 कर दिया और पुराने मार्कशीट में एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर जोड़ दिया कसौटी का, छोटा पुराने मार्कशीट में छोटा सा सेक्शन, और यहाँ पे 60/2 30 हो गया, 30 मार्क्स को यहाँ पर लिख दिया एकेडमिक में और वो करिकुलर के 50 मार्क्स। अब ये पट्टी जो छोटी सी हमने जोड़ दी है वो हो गया कसौटी का, पुराना ही मार्कशीट है। अगर किसी को करिकुलर एक्टिविटीज के तहत जाना तो ये मार्कशीट जहाँ 80% रिजल्ट था तो 80 अभी भी है। कसौटी के जरिए जानेंगे तो 80/2 करके अगर 40 में अगर आउट ऑफ 50 अगर कोई 40 मार्क्स ला रहा तो अभी भी 80 है। तो बस एक पट्टी जोड़ना है और वो पुराना मार्कशीट ही कैसे लेटेस्ट और अपडेटेड हो जाता है। तो ये हमारे हाथ पर है, बतौर शिक्षक विद्यालय स्तर पर हम कुछ ऐसी पहल कर सकते हैं और अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। किसी भी हाल में हमें उन्हें करिकुलर क्षेत्र में कमतर नहीं बनाना है ताकि वो एहसास कमतरी के शिकार ना हो जाए, बिल्कुल, तो इसको ध्यान में रखना है। और आपने बहुत सही बात कही, हो सकता है आने वाले समय में बोर्ड कुछ ऐसा कदम। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो
आप पूछ सकते हैं। समय काफी हो चुका है और विदा लेने का समय आ रहा है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा अंत में भी अगर किन्हीं के मन में कोई ऐसा विचार हो तो साझा करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सराहा और आप हमारे चैट बॉक्स में JEDI के जो वेब पेज है इस पर आप अपडेट डालते रहें। मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से इस JEDI मंच में आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। कल हम फिर से मिलेंगे इसी समय 11 से 12 के बीच JEDI के किसी अन्य नवाचार के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।